हेलो मम्मीज एंड डैडीज। ये वीडियो न्यू मम्मीज एंड न्यू डैडीज के लिए बनाया गया है और उनके लिए भी है जो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि न्यू बॉर्न बेबीज की हॉस्पिटल में केयर कैसे की जाती है। 95 to 98% जो बेबीज होते हैं वो जस्ट आफ्टर बर्थ क्राई कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन भी उनमें आ जाता है। उन्हें किसी तरह का रिससिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ऐसे बेबीज को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि उनमें अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पता चल सके। बेबी की कॉर्ड को कट करने के बाद में बेबी को ड्राई कपड़े में रैप कर दिया जाता है और उसका थोड़ा चेकअप किया जाता है कि उनमें किसी तरह की कोई एनॉमली तो नहीं है। ये चेक किया जाता है। इसके बाद में बेबी की जो रिकॉर्ड शीट होती है उसको फिल किया जाता है जिसमें बेबी के डिटेल्स होते हैं, यानी कि बर्थ का टाइम, बेबी का वेट, सेक्स ऑफ द चाइल्ड और उसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनका जो अपगार्ड स्कोर होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ऑब्जर्वेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में बेबी एंड मदर को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और बेबी को बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए बेबी को ड्राई रखा जाता है और वार्म कपड़ों में रैप किया जाता है। बेबी को मदर के पास ही सुलाया जाता है ताकि जो मदर की बॉडी की जो वार्मथ होती है वो बेबी को भी वार्म रख सके। इसके लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट में बेबी को रखना भी अच्छा रहता है। इसे कैंगरू केयर कहा जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए, विद इन 30 मिनट्स ऑफ डिलीवरी। न्यू बॉर्न बेबी को नहलाना नहीं चाहिए जब तक कि उसकी जो कॉर्ड होती है वो ड्राई करके निकल ना जाए। डिलीवरी के बाद बेबी की स्किन पे जो भी ब्लड या मेकोनियम लगा होता है उसको क्लीन कर दिया जाता है, लेकिन जो वर्निक्स कैजियोसा होता है, एक वाइट स्टिकी सब्सटेंस बेबी की स्किन पे होता है, उसको ज़्यादा रगड़ के क्लीन नहीं करना चाहिए बिकॉज इसको ज़्यादा रगड़ने से बेबी की स्किन डैमेज हो सकती है। और ये जो वर्निक्स होता है ये बेबी के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एटलीस्ट 24 आवर्स तक बेबी को और मदर को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। आफ्टर 24 आवर्स ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है अगर सब कुछ नॉर्मल होता है। आफ्टर गोइंग होम आपको घर जाने के बाद बेबी की कैसे केयर करनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। न्यू मॉम्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है बेबी को फीड कराने का, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। उनको हर 2 से 3 घंटे में फीड करवाना चाहिए, या तो फॉर्मूला मिल्क हो या फिर ब्रेस्ट मिल्क हो। अगर वो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं उनको कानों के पीछे थोड़ा फिंगर से गुदगुदी करें या पैरों के नीचे थोड़ा गुदगुदी करें, उनको उठाएं और उनको फीड करवाएं। अगर हम उन्हें सोने देंगे और फीड नहीं करवाएंगे तो उनका वेट धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए हर 2-3 घंटे में फीड करवाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो इतने छोटे होते हैं और उनकी इतनी छोटी सी टमी होती है कि वो थोड़ा सा दूध पीते हैं और फिर सो जाते हैं, उनका पेट भर जाता है और वो यूरिन भी कर देते हैं जिससे उनका पेट वापस से खाली हो जाता है, उन्हें भूख लग जाती है। फीडिंग करते समय बेबी के पेट में एयर भी चले जाती है, चाहे हम उसे बॉटल फीड करवा रहे हों या ब्रेस्ट फीड करवाएं, साथ में एयर भी चले जाती है। एयर पेट में जाने की वजह से बेबी को फीडिंग के बाद में डकार दिलवाना यानी कि बर्पिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है। बर्पिंग करवाने के लिए बेबी को शोल्डर पे लेके और उसको पीठ पे हल्के हल्के हाथ से मसाज करें और टैप करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बेबी को पेट में दर्द हो सकता है, कॉलिक की पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। शुरू के 5 से 6 महीनों में कॉलिक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है बेबीज़ में, इसलिए हमेशा फीडिंग के बाद में बेबी को बर्पिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि बेबी को शोल्डर पर लगाने और हल्के हाथों से ही टैप करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ टैपिंग नहीं करनी चाहिए। और बेबी डकार के साथ में थोड़ा दूध भी निकाल देता है कभी कभी, तो इस बात से घबराना नहीं चाहिए। न्यूबॉर्न बेबीज को जेंटली होल्ड करना चाहिए बिकॉज जो उनकी नेक होती है वो बहुत ही उसको सपोर्ट देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बेबी की नेक डैमेज हो सकती है, बेबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, स्पाइन में इंजरी हो सकती है। और बेबी को बहुत ज़्यादा शेक नहीं करना चाहिए, उछालना नहीं चाहिए खेलते समय बिकॉज इससे उनके ब्रेन में इंजरी हो सकती है।
अब हम बात करेंगे बेबी को नहलाने की, बिकॉज काफ़ी सारे पेशेंट्स और उनके साथ वाले बोलते रहते हैं कि उनके स्किन पे चिपका हुआ है, जिसको हम लोग वर्निक्स बोलते हैं, तो वो नहलाने के बारे में बार बार पूछते रहते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जब तक कि बेबी की कॉर्ड ड्राई होके निकल नहीं जाती है, तब तक बेबी को नहलाना नहीं चाहिए। उससे पहले बेबी को गर्म पानी में एक कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा गीला करके स्पॉन्जिंग करनी चाहिए, ताकि उसको क्लीन कर दिया जाए। नहलाना नहीं चाहिए, बिकॉज बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर से अडेप्ट नहीं होता है। बेबी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसकी भी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। बेबी को हैंडल करते वक्त उस पे कोई किसी तरह की चोट नहीं लगनी चाहिए। कॉर्ड के ऊपर कुछ लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह देखा गया है कि उसके ऊपर घी लगा देते हैं या दूध लगा देते हैं। इस तरह का कुछ भी चीज़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बेबी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। जो बेबी के लिए आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक होने चाहिए। जो शैम्पू यूज़ करते हैं वो टीयर फ्री शैम्पू होना चाहिए। ये बेबी के लिए जलन नहीं होगा उससे बेबीज़ को। ऐसे प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए। बेबी की हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बेबी को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। जब उसकी आप स्पॉन्जिंग करें तो कानों के पीछे, फिंगर्स के बीच में क्लीन करें, और जो स्कैल्प है, सिर है, उसको भी क्लीन करना चाहिए, नहीं तो सिर के ऊपर वाइट वाइट पपड़ी जम जाती है। इसे क्रेडल कैप कहते हैं। बेबी के डाइपर्स भी एवरी 3 आवर्स में चेंज करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो डायपर रैश हो सकता है। बेबी के नेल्स भी थोड़े बड़े होते हैं, जिससे वो अक्सर अपने फेस को या स्किन को स्क्रैच कर देते हैं। उसके लिए बेबीज़ को मिटन्स पहनाने चाहिए, जो उसको उनको प्रोटेक्ट भी करेगा ठंड से, और नेल से भी स्क्रैच करने से वो बचाएगा, प्रिवेंट करेगा। बेबी के जो मसाजिंग होती है वो कुछ समय बाद ही शुरू करना चाहिए। जब उनकी कॉर्ड ड्राई होके निकल जाए उसके बाद ही करना चाहिए, नहीं तो कॉर्ड को इंजरी हो सकती है। 10 से 15 मिनट मसाज करना चाहिए, उसके बाद में बेबी को नहलाना चाहिए। बेबी को थोड़ा धूप में भी, जो मॉर्निंग की धूप होती है उसमें भी कुछ देर के लिए रखना चाहिए। उससे बेबी को 2 फायदा मिलेंगे, एक तो विटामिन डी मिलेगा और बेबी को फोटोथेरेपी भी मिलेगी उससे। जो न्यूबॉर्न बेबीज होती हैं उनको विटामिन डी की ड्रॉप्स भी देना चाहिए, बिकॉज 1 साल से पहले उन्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। बेबीज को, जो न्यूबॉर्न बेबीज को जो कपड़े पहनाए जाते हैं वो कॉटन के पहनाने चाहिए, लूज कपड़े पहनाने चाहिए। बेबी को जो वैक्सीनेशन होता है उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। न्यूबॉर्न बेबीज को हेपेटाइटिस है, बीसीजी है एंड ओरल पोलियो ड्रॉप्स है, वो बर्थ पे दी जाती हैं, और साथ में उनको जो पूरा वैक्सीनेशन कार्ड होता है वो दिया जाता है, जिसपे आगे आने वाले जो वैक्सीन्स का शेड्यूल है वो उसमें डिटेल में एंट्री होती है। और हाँ, बेबी की आइज़ का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ, हमारे देश में ये ट्रेंड है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को भर भर के काजल लगा दिया जाता है, जिस वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस या लेड पॉइजनिंग हो सकती है, और जो लेक्राइमल डक्ट्स होते हैं वो भी ब्लॉक हो सकते हैं। इसलिए अगर बच्चे को नज़र से बचाना है तो उनको कानों के पीछे या चीक्स पर काजल लगाया जा सकता है, उससे उन्हें किसी तरह का नुकसान भी नहीं होता है। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज के इस वीडियो को देखकर आपको पेरेंटिंग के स्टेपिंग स्टोन्स, यानी कि बेबी केयर राइट आफ्टर बर्थ के बारे में जानकारी मिली होगी। आप सभी इन प्रिकॉशंस एंड डायरेक्शंस को फॉलो ज़रूर करें, एंड आई एम श्योर आप अपने पेरेंटहुड को एज ज़रूर करेंगे। With this, I wish all the viewers watching this a very safe and pleasant parenthood. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, and please do subscribe my channel if you haven't yet. Take care, stay healthy and stay fit.